जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से मैं आपको समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट की, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो समास से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का समास में टॉपिक रहता है और इसके कितने भेद होते हैं और समास किसे कहते हैं। तो चलिए चैनल पर अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। सबसे पहले है समास, ठीक है। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं तो एकदम इजी वर्ड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। दो शब्द या दो से अधिक शब्द से मिलकर कोई अगर नया शब्द बनता है जिसका अर्थ सार्थक होता है तो उसे समास कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। और समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, याद रखिएगा। अब है समासिक शब्द या समस्त पद। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। यानी समास का जो नियम है उस नियम से जब नया शब्द बनता है तो वो समासिक शब्द कहलाता है और इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने कबाड़ विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। समास होने पर विभक्तियों के, यहाँ पे गलत है, समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे राजपुत्र, यहाँ पर विभक्ति लुप्त है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र होता है, राजा का पुत्र, यहाँ का विभक्ति लुप्त है। अथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, अथाक्रम यानी क्रमानुसार, तो यहाँ पे विभक्तियों का लोप हो गया है जब समास बन जाता है। तो अब है समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पे राजपुत्र है, अब इसका यदि विग्रह कर रहे हैं तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे समास का विग्रह हो गया और यहाँ पे समासिक शब्द यानी समस्त पद बन गया। अब है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो खंड होता है, एक प्रधान खंड और एक गौण खंड। प्रधान खंड जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे यहाँ राजा का पुत्र है तो यहाँ पे पुत्र पर बल पड़ रहा है। किस पर बल पड़ रहा है? पुत्र पर। तो ये जो है ये प्रधान खंड हो गया। और गौण खंड क्या, कौन सा हो गया? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। जैसे यहाँ राजा पर बल नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ राजा के पुत्र पर बल पड़ रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे है प्रमुख समास। प्रमुख समास जो है अव्ययी भाव समास में तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग देखेंगे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे समास के भेद। समास के मुख्य रूप से कौन कौन सा भेद है? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में, ठीक है, प्रति जो है अव्यय है, दिन अलग शब्द है, ठीक है। अथाशक्ति में देख सकते हैं अथा अव्यय है, आमरण में आ अव्यय है, अनुरूप में अनु अव्यय है, अथाक्रम में अथा अव्यय है और भरपेट में भर अव्यय है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो इसका क्या होता है? विग्रह करेंगे तो दिन दिन हो जाएगा। अथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। आमरण
तो मरण तक, अनुरूप तो रूप के योग्य, अथाक्रम तो क्रम के अनुसार, भरपेट तो पेट भर। ठीक है, इसका ये विग्रह हो जाएगा। अब है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को देखेंगे, एक मिनट। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है, और उत्तर पद एक होता है जो अप्रधान कहलाता है, पूर्व पद प्रधान कहलाता है। अव्ययीभाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान कहलाता है, उत्तर पद अप्रधान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का नियम है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास का होता है। पूर्व पद विशेषण जो अप्रधान होता है ये गौण हो जाता है, उत्तर पद ये प्रधान हो जाता है। ठीक है, तत्पुरुष का यही नियम है। अब तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा प्लस संज्ञा के समास में, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, ये दो संज्ञा है, युद्ध भी और क्षेत्र भी। ठीक है, उसके बाद संज्ञा प्लस क्रियामूलक शब्द, जिससे सारण में आगत, शरणागत। ठीक है, उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास ये जो है ये तीसरा भेद है। जिस सामाजिक शब्द, एक मिनट इसको थोड़ा हटा देता हूं। जिस सामाजिक शब्द का उत्तर पद, ठीक है, प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अब एक बार और समझ लीजिए कि जिस सामाजिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि नीलकंठ हो गया, विशेषण हो गया नील, विशेष हो गया कंठ। ठीक है, पूर्व पद में क्या हो, पूर्व उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, नीलकमल, ये नील हो गया, ये विशेषण है, कमल यानी नीला कमल। ठीक है, यहाँ देखिए पीतांबर, पीतांबर तो पीतांबर यानी पीला वस्त्र हो गया। यहाँ देखिए महादेव, तो महान है जो देव, तो महादेव यानी महान देवता हो गया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद इसका जो होता है, ठीक है, इसमें उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसमें आपका विशेषण होता है, इधर विशेषण होता है, इधर विशेष होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ, कि कर्मधारय समास जो है, ठीक है, इसमें पूर्व पद अप्रधान होता है, इसमें उपमान और विशेषण होता है, और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ये उपमेय और विशेष होता है। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दें कि हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले और विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, तो पुरुष पहले आ गया और उत्तम विशेषण बाद में आ गया, तो पुरुषोत्तम हो गया। ऋषिवर, ऋषि पहले आया और वर यानी श्रेष्ठ जो है ये विशेषण बाद में आया। इस स्थिति में कर्मधारय का ग्राफ उल्टा बनेगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा, यदि ये स्थिति रहा तो इसमें हो जाएगा पूर्व पद प्रधान और विशेष, और उत्तर पद अप्रधान और विशेषण। ठीक है, अब है द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इसके क्रम में समूह और समाहार का बोध होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्विगु समास में पूर्व पद प्रधान होता है और ये विशेषण संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, विशेष होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पंचवटी, तो पंच जो है ये पूर्व पद है और ये विशेषण है। ठीक है, 5 वट वाला स्थान इसको पंचवटी कहते हैं। शताब्दी यानी 100 शब्दों का समूह, यानी इसमें समूह का बहुत ज़्यादा होता है। तिराहा यानी 3 राहों का समूह। चौमासा यानी 4 मासों का समूह। ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसका जो पूर्व पद होता है वो विशेषण संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, यानी संख्या बताता है द्विगु समास में। आगे देखिए, जिस समासिक, आगे है द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। जैसे द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद भी प्रधान होता है, इसमें दोनों प्रधान होता है। जैसे राजा लिख के और डैश रहेगा राजा डैश रानी, तो राजा और रानी या राजा या रानी दोनों इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद जो दोनों जो इसमें है, दोनों क्या है, दोनों प्रधान है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये समास पद है, इधर विग्रह है। भाई बहन, तो भाई और बहन हो गया। गंगा यमुना, गंगा और यमुना हो गया। इसके बीच में एक डैश का चिन्ह हो रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो गया। आचार विचार, आचार और विचार हो गया। माँ बाप, माँ और बाप हो गया, ठीक है। आगे है बहुव्रीहि समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। यानी जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, यानी ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होता है, ठीक है, और इसके मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थ हो जाएगा शिव, ठीक है। उसके बाद चंद्रमौली, तो चंद्र है सर पर जिसके, अर्थात शंकर हो जाएगा। सुलोचना यानी सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात नारी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से मिलने पर एक नया पद बन जाता है, तीसरा पद जो प्रधान हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास होता है। तो आज का ये समास का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।